हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग और भारतेंदु युग के बारे में हम संपूर्ण पढ़ेंगे। ये आपके टीजीटी से लेकर पीजीटी, नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर तक बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार से भारतेंदु युग के बारे में तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अगर आपको नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स चाहिए तो पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ते नोट्स हैं, यानी 499 रुपए देकर आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि आपको क्या है कि सागर में गागर भरा गया है, यानी कि जैसे बिहारी का दो है कि बहुत ज्यादा में कम शॉर्ट रूप में बनाए गए हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकें। और ये नहीं है कि यूट्यूब पे सबसे सस्ता है तो कंटेंट में कोई कमी है। तो ये नहीं कि ये बात है कि सिर्फ पैसे के लिए ही हम काम नहीं करते। आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो ये बात है कि सिर्फ पैसा जरूरी होता है लाइफ में, लेकिन बहुत कुछ पैसा भी नहीं होता है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु युग आते हैं, आप सभी जानते हैं। हिंदी साहित्य का चतुर्थ चरण ही आधुनिक काल नाम से जाना जाता है। तो चतुर्थ आप देखेंगे जैसे आदिकाल से शुरू होता है आदिकाल, फिर दूसरे नाम पर होगा भक्ति काल, फिर तीसरे पे होगा रीतिकाल, और जो चतुर्थ चरण है ये होगा आपका आधुनिक काल, यानी चौथे नंबर पर आता है आपका आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय 1843 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक माना है। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग माना गया है, लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से पहले थोड़ा सा मैं आपको भारतेंदु युग के बारे में बता देती हूँ कि पूरे युग का नाम ही इनके नाम पर क्यों पड़ा। और भी तो कवि थे भारतेंदु के समय में, और भी तो कवि थे, उनके नाम पर क्यों नहीं पड़ा। मात्र 35 साल ये जिए, मात्र 35 साल की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा इतिहास रच दिया कि संपूर्ण युग के नाम पर इनका नाम पड़ गया। तो भाई देखो, सिर्फ 35 साल की अवस्था में इन्होंने बहुत कुछ साहित्य को दिया है। आगे आप इसे विस्तार से पढ़ेंगे और गहराई से जान पाएंगे। इनका जन्म हुआ 9 सितंबर 1850 ईस्वी से 1907 विक्रम संवत, यानी विक्रम संवत और ईस्वी में क्या अंतर होता है ध्यान देंगे, क्योंकि आप सब बहुत ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी जो रटते रहते हैं। देखिए संवत में 4 वर्ण आ रहे हैं और ईस्वी में 1 आ रहा है, तो हम ज्यादा में से कम को घटाएंगे या कम में से ज्यादा को। तो ये सभी आप जानते कि ज्यादा में से कम को घटाया जाता है। तो संवत में से अगर आप 57 वर्ष घटा दोगे तो आपका ईस्वी उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ईस्वी दिया है तो ईस्वी में आप 57 वर्ष जोड़ दोगे तो आपका संवत आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा। इनका जन्म काशी में एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। तो ये वैसे परिवार ये सब नहीं आते हैं, ये आपको कोई जाति विशेष संबंध याद करने की आवश्यकता नहीं, वैसे लिख दिया है। मृत्यु काल इनका रहेगा 6 जनवरी 1885 ईस्वी। अगर विक्रम संवत करेंगे तो 1942 ईस्वी। तो इनका जो याद करने का मैं बता देती हूँ, ईस्वी आप याद कर लिया करो। 1850 में आप, माफ कीजिए, 1850 में आप, यानी मैंने अब चाहे आपको याद है कि 35 साल जिए तो 35 साल इसमें जोड़ेंगे आपका 1885 आ जाएगा। तो इनका जो समय काल रहा है 1850 से लेकर 1885 ईस्वी तक इनका समय काल रहा है। इनके पिता का नाम बापू गोपाल चंद गिरिधर दास, ये भी प्रसिद्ध मतलब साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने भी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। ये इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमी चंद की वंश परंपरा में उत्पन्न माने जाते हैं। ये आता नहीं है लेकिन याद करने में कोई बुराई नहीं है। अब तक तो आया नहीं है, आगे आ सकता है भाई, आ भी जाएगी, थोड़ी गारंटी थोड़ी होती है। अब तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि गहराई से आ रहे। मूल नाम इनका क्या था? हरिश्चंद्र था।
उपाधि क्या थी? भारतेंदु इनकी क्या थी? उपाधि थी। और नगेंद्र के अनुसार उस समय पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था। अब ये आता है कि इन्हें भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया गया, ये प्रश्न बहुत बार आया है। तो याद रखेंगे 1880 में इसे इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया, बहुत बार पूछा गया है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था। और कब किया गया था? 1880 में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार में पूछा जाता है। मुख्य व्यवसाय इनका क्या है? पत्रकारिता इनका मुख्य व्यवसाय रहा है। संपादन कार्य इनके द्वारा निम्नलिखित 3 पत्रिकाओं का संपादन किया गया। तो इन पत्रिकाओं पर आप वेरी वेरी IMP लगा लेना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी गई है, याद रखेंगे। देखिए तो इनकी पत्रिकाएं तीनों ही आई हुई हैं और बार बार आती भी हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम शुरुआत करते हैं। कविवचन सुधा 1868 मासिक पाक्षिक साप्ताहिक। कहने का प्राय कि ये पूछा जाता है, ये पत्रिका मासिक है, पाक्षिक मतलब 15 दिन में आने वाली, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में 1 दिन आने वाली। तो यही बात है, ये मासिक भी रही है, पाक्षिक भी, साप्ताहिक भी। और हरिश्चंद्र चंद्रिका ये 1873 में ये मासिक है। शुरुआत 8 अंकों तक यह पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से 1 मिनट भाई, हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई थी। 9वें अंक में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया था। ये प्रश्न भी बार बार आया कि हरिश्चंद्र पत्रिका का बाद में नाम बदलकर क्या रख दिया गया, या हरिश्चंद्र चंद्रिका का पहले शुरुआत में क्या नाम था, ये प्रश्न बनते हैं। तो पहले इसका नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन था और बाद में इसका नाम रख दिया गया हरिश्चंद्र चंद्रिका। हिंदी गद्य का ठीक परिचित को सर्वप्रथम इस चंद्रिका में प्रकट हुआ। बाला बोधनी 1874 ईस्वी मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में 1 बार आती थी और 1874 ईस्वी इनका समय काल रहा है। ये तीनों ही पत्रिकाएं काशी बनारस में प्रकाशित होती थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, काशी का नाम ही बनारस है। ठीक है, काशी का नाम ही बनारस है, एक ही शहर का नाम है। कहीं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको लग रहा है अभी काशी क्यों है, बनारस क्यों है, तो एक ही शहर का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो तीनों ही पत्रिकाएं क्या है, काशी से प्रकाशित होती थी। बनारस आ जाए तो यही उत्तर होगा, काशी आ जाए तो भी, दोनों ही नाम याद रखेंगे। बाला बोधनी यानी नाम से ही प्रतीत हो रहा, बाला बोधनी के स्त्री लिंग का ये नाम है। तो ये स्त्रियों के लिए यानी महिलाओं के लिए पत्रिका प्रकाशित हुई थी, महिलाओं के सुधार के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए। कि उस समय जो महिलाओं का शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न था, यानी शिक्षा के प्रति इतना जागरूक नहीं थे लोग। तो शिक्षा की जागरूकता के लिए, उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए, समाज में सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने ये पत्रिका का प्रकाशन किया था। प्रमुख रचनाएं याद रखेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि मात्र इनकी ये 35 साल जी थे और 35 साल की अवस्था में इन्हें साहित्य को बहुत कुछ दिया था। अपने 35 वर्ष के अल्पकालिक जीवन में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य को लगभग प्रत्येक विधा पर लेखनी चलाई, जो कहानी है, नाटक है, प्रत्येक विधा मतलब कहानी भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं, बहुत सी इन्होंने लिखे हैं। तो इसमें आप इनकी समस्त रचनाओं की संख्या कितने 175 के लगभग है। यहाँ नहीं लिखेंगे, नोट कर लेंगे। 70 इनके काव्य हैं, इनकी समस्त रचनाएं कितनी है 175 है, लेकिन इनके काव्य कितने हैं 70 है। भारतेंदु के 2 अनुदित एवं मौलिक कुल नाटक 17 हैं। नाटक लिखे गए इनमें 8 अनुदित और 9 मौलिक नाटक माने जाते हैं। अनुदित नाटक मतलब जिनका क्या है अनुवाद किया गया, यानी पहले कोई और भाषा में थे, बाद में इन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद कर दिया। मौलिक नाटक वो होते हैं जिनका उन्होंने खुद अपने आप सर्जन किया, यानी अपने पहले किसी रूप में नहीं थे, इन्होंने क्या है लिखा है, एक तरह से इन्होंने क्या इसका क्या है सर्जन मतलब किए कि आविष्कार किया है, उत्पत्ति की है। एक तरह से आविष्कार तो हम नहीं कहेंगे, साइंस का ये उत्पत्ति लगा लीजिए, उत्पत्ति शब्द उचित रहेगा। इन्होंने क्या है इन नाटकों की उत्पत्ति की है,
ये इनके मौलिक नाटक है। कितने नाटक मौलिक है? इनके मौलिक नाटक कितने हैं? 9 मौलिक नाटक है। 8 नाटक क्या है? अनुदित है। अब क्या है, वहां आपको परीक्षा हॉल में क्या हो, और यहाँ तो आपको सामने स्क्रीन में याद रखोगे भाई 8 क्या है? अनुदित है। 9 क्या है? मौलिक है, याद हो। लेकिन क्या है, हमें तो लंबे समय तक याद रखना है, तो यहाँ मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, और ये छोटी सी ट्रिक आपको देखो, ऐसे 8 ऐसे अनुदित, दोनों ही में ए आ रहा है, वर्ण का आप मेल कर लेंगे, वो से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, जिसे आप वर्ण से मेल कर कर लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और उसे याद करने के बाद भूल जाएं। मतलब कि बार बार ये नहीं कि वो याद करना है। जैसे आपने ऐसे 8 ऐसे अनुदित अब याद कर लिया कि 8 ऐसे 8 हो गए ऐसे अनुदित, तो अनुदित नाटक कितने? 8 हैं। अब क्या है, परीक्षा जब दोगे आप, तो आपके मन में ये सवाल नहीं होगा कितने अनुदित थे, कितने मौलिक थे। ठीक है, तो कुल तो के 17 है, तो फिर हम 8 में हम कितने जोड़ेंगे? 8 में हम 9 जोड़ेंगे, तो अपने आप कितनी संख्या हो गई? 17 हो गई। तो आप कुछ का मैथ का भी सहारा ले ली, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़े तो दूसरे सब्जेक्ट का सहारा लें जरूर। तो देखो, आपने याद किए, अब क्या 17 आपने नाटक याद कर लिए, दूसरा आपने 8 अनुदित याद कर लिए, आपने मौलिक नाटक नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको याद है कि कितने कुल नाटक कितने? 17 है। तो देखो, आपको 8 है, कितने अनुदित है, तो 8 में आप 9 जोड़ेंगे तो असंख्या कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी, अपने आप हो गया कि बाकी के जो 9 बच गए वो कितने? मौलिक है। तो इस तरह आप याद किया करो। अनुदित नाटकों की ट्रिक्स देखेंगे आप। विद्या रतन है पाखंड धन, विद्या रतन है पाखंड धन, कपूर है दुर्लभ है भारत जन में मुद्रा। तो इस प्रकार से ये ट्रिक आप 2-3 बार बोलोगे, कम से कम 3 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। विद्या रतन है पाखंड धन, कपूर है पर दुर्लभ है भारत जन में मुद्रा। तो 2-3 बार आप इसे याद करेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, विद्या धन से क्या होगा? विद्या सुंदर। रतन से क्या होगा? रत्नावली। ये है तो क्या है? ये क्या? साइलेंट। जिसे इंग्लिश में साइलेंट होता है, उसी तरह आप हिंदी में भी साइलेंट कर लीजिए करें। पाखंड धन, पाखंड विखंडन। कपूर से कपूर मंजरी, और इसके बाद दुर्लभ से आपका होगा, भारत से भारत जननी हो जाएगा, और फिर आपका मुद्रा से क्या होगा? मुद्रा राक्षस। ठीक है, दुर्लभ से दुर्लभ बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके क्या है, ये नाटक हो जाएंगे। 2-3 बार इसका रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। आप देखेंगे विद्या सुंदर, विद्या सुंदर के बारे में आप पढ़ेंगे। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी। अब क्या हो सकता है कि वहां संबोध पूछ लिया जाए, तो 1868 में आप 57 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका संवत आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। कौन सा है हिंदी अनुवाद? विद्या सुंदर। विद्या सुंदर कब लिखा गया? 1868 ईस्वी में। ये संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी, कहने का प्राय ये है, ये चोर पंचाशिका नाटक पे क्या है? संस्कृत नाटक था। ठीक है, ये बंगला का संस्करण था। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इसने भारतीय द्वारा इसने इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया। ठीक है, इसके बाद है रत्नावली। रत्नावली भी कितना है? 1868। तो दोनों ही नाटक 1868 ईस्वी में लिखी गई। संस्कृत नाटिका है। अब नाटक और नाटिका में क्या अंतर है? आपके मन में ये सवाल होगा कि नाटक क्या है, नाटिका क्या है? नाटक तो क्या है? जिसका विस्तार हो, मतलब जो बड़ा हो। और नाटिका क्या है? नाटक का लघु रूप होती है, यानी छोटा रूप होती है। ठीक है, नाटिका छोटे रूप में होती है, नाटक नाटिका की अपेक्षा बड़ा होता है। रत्नावली का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और पहले किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में था। कौन था? रत्नावली। पाखंड विखंडन 1872 संस्कृत में कृष्ण मिशन रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के 3रे अंक का अनुवाद है। कितने अंक का? ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए कि दूसरे अंक का अनुवाद है, पहले अंक का है, 3रे अंक का है। तो याद रखेंगे 3रे अंक का अनुवाद है। ठीक है, फिर
चौथे नंबर पर आता है धनंजय विजय 1873। ये संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय नाटक का हिंदी अनुवाद है। जो एक कांचन है ये पहले संस्कृत में था, बाद में धनंजय विजय नाम से नाटक आया तो ये हिंदी में इसका अनुवाद किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे संस्कृत के कांचन नाटक का हिंदी में अनुवाद कर दिया और हिंदी में इसका नाम रखा धनंजय विजय। कपूर मंजरी 1875 ये षट श्रेणी का नाटक है, संस्कृत की कांचन कवि द्वारा नाटक का अनुवाद है। तो ये सारे अनुवाद किए हुए हैं, 8 नाटक क्या अनुवाद किए। भारत जननी 1873 इसका गीति नाटक ये संस्कृत में संस्कृत से हिंदी अनुदित है। तो देखो ये सारे संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किए गए हैं। भारत जननी भी 1873 ईस्वी। तो ये याद रखेंगे गीति नाटक है। गीति नाटक है जो लय और सुर के द्वारा गाया जा सके, जिसे लय और सुर के द्वारा जिसे गाया जा सकता है वो क्या होता है, गीति नाट्य में। मेरा गला खराब बहुत रहता है, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि मैम आप क्या बोल रही हो, क्योंकि मुझे खुद मेरे गले में खराश सी रहती है, तो मेरी आवाज है वो मुझे कुछ लग रहा है कि थोड़ी सी आवाज का उच्चारण ज्यादा ही उच्चारण थोड़ा हो गया, जैसे जो मोटी आवाज बोलते हैं ना उस तरह की हो गई है और समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। देखो सारा ये संस्कृत से हिंदी में किए गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे विशाख दत्त। फिर है दुर्लभ बंधु 1880 अंग्रेजी नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी में जैसे क्या है तुलसीदास है, कालिदास है, उसी प्रकार संस्कृत में शेक्सपियर प्रसिद्ध काफी रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे तो आप जरूर याद कर लें, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर बोलिए अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पे सबसे सस्ता कोर्स है सिर्फ 499 का, और आपको ये लगे नहीं 499 तो भाई कुछ ज्यादा ही है, तो आप देख लेना आपके 8-8 हजार के कोर्स बेच रहे हैं। अब ये नहीं कि अगर मैं 499 का दे रही हूँ तो इसमें कोई दम नहीं है, ये कि इंसान सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, उसमें भावनात्मक रूप से भी जुड़ना पड़ता है, ठीक है, रिश्ते तभी चलते। तो जो मेरे आप सिर्फ मेरी यूट्यूब फैमिली नहीं है, मेरे परिवार के सदस्य, मुझे पता है बेरोजगारी में एक एक पैसे की क्या अहमियत है। तो ये नहीं कि कोई कंटेंट 499 का तो ये बहुत, ऐसा नहीं होगा, पूरा ही पाठ्यक्रम मिलेगा आपको, ठीक है, पूरा पाठ्यक्रम है, इसमें आपका कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन क्या है बाद में अगर वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की तो फिर इसका रेट 1500 तक हो जाएगा। तो अभी ले लें, अब इसका है सस्ता मिल रहा है, 25 विद्यार्थियों तक ये 499 का होगा, बाद में ये क्या है 1500 रुपये का हो जाएगा। और संपूर्ण देखिए इस तरह का आपको डाटा मिलेगा। वैदिक हिंसा ने बहुत ही, यहाँ देखेंगे आपको मौलिक नाटक कितने हैं, 9 प्रकार के मौलिक नाटक है। वैदिक हिंसा ने बहुत ही, ये अपनी इन्होंने उत्पत्ति की है खुद अपने नाटकों की, इन्हें कोई अनुवाद नहीं किया है। तो वैदिक हिंसा ने बहुत ही 1873 ईस्वी, और ये प्रहसन है। प्रहसन का मतलब ये है कि जिसे पढ़कर आपको हंसी आए, मतलब हंसी मजाक में, जिसको कॉमेडी बोलते हो, कॉमेडी में बहुत अच्छी सीख भी देना, समाज को एक कॉमेडी के साथ साथ एक मार्गदर्शन भी देना, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाने की सलाह देना, प्रेरणा देना। तो ये प्रहसन है, मजाक में लोगों को सिखाना है। इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। पशु देखो नाम से पर हिंसा हम किसके प्रति करते हैं, जो हमारे से कमजोर होते हैं, और हमारे से कमजोर कौन है, पशु पक्षी हैं। अब ये नहीं कहोगे मैम शेर क्या हमसे ताकतवर नहीं होता है, चीता होता है या और भी होते हैं। तो देखो भाई इंसान के पास दिमाग है, दिमाग के द्वारा आप किसी को भी वश में कर सकते हो, ठीक है। वो ताकतवर शरीर से हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा, आपने जू में या चिड़ियाघर में जाकर देखा होगा, शेर को भी इंसान पिंजरे में रखता है। कैसे रखता है, हालांकि शरीर से ताकतवर है शरीर, लेकिन उसके अंदर क्या है, दिमाग नहीं है। और इंसान में क्या है, दिमाग। तो दिमाग के अनुसार आप किसी को भी कंट्रोल में कर सकते हो। कंट्रोल ये नहीं कि आप अत्याचार करो, हालांकि ये तो अत्याचार ही है। हिंसा एक अत्याचार है, हिंसा जिसको आप हिंदी में बोलते हो हिंसा, और एक तरह से शोषण होता है। जो आप क्या कमजोर पर हिंसा करोगे,
देखिए एक तरह जिनको कहते जिन्हें पशुओं को बलि दी जाती है, तो वो इंसान से कम है क्या? देखो वो कह नहीं रही, वो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते कि हमें दर्द हो रहा है या हमें तकलीफ हो रही है, हमें घुटन हो रही है, तो इंसान अपने स्वार्थ के लिए बलि दे देता है। तो इस सीख को भी कि पशु के प्रति हमें प्यार रखना चाहिए, हमें उनकी बलि नहीं देनी चाहिए, तो ये भी एक मजाक मजाक में लोगों को इन्होंने सीख दी है। सत्य हरिश्चंद्र 1875, इसमें असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन है। असत्य, सत्य मतलब कि झूठ, झूठ का क्या है और सच पर क्या है वर्णन है। सत्य हरिश्चंद्र, अब जो सत्य हरिश्चंद्र राजा रहे हैं, ये अपनी सत्य पर बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में कहते हैं कि डोम के घर, ये जो बोलते हैं ना डोम, जो शमशान घाट होते हैं वहां पर जो पहरेदार का काम होता है वो डोम बोला जाता था। आजकल तो पता नहीं क्या, मुझे क्या बोलते हैं, पहले डोम बोला जाता था। तो ये तो कहते हैं कि इनकी जब इनके बेटे का देहांत हो गया था, तो ये इतना वक्त बुरा आया था कि इनकी जब पत्नी इनको क्या दाह संस्कार के लेके आती है, तो ये कहते हैं कि मैं पैसे लूंगा क्योंकि ये मेरी नौकरी है। तो वो बोल रहे कि मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो इन्होंने और उसकी पत्नी ने अपना चीर, हमने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ कर उसमें टैक्स के रूप में दिया था। तो ये धर्म के मार्ग पर ऐसे चले थे कि इन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया था। कहते कि भगवान प्रकट हुए थे, उन्होंने मांग लिया था, जो ये मांगते थे इन्हें घर के द्वार से वापस नहीं जाने देते थे। तो इन्होंने क्या, अपने बेटे को बेचना पड़ा, अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, खुद भी डोम के घर नौकरी करनी पड़ी। तो ये बहुत कहानी किस्से हमारे पुराने किंवदंती, अब सत्य है असत्य इस पर कोई हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत माने जाते हैं कि ये हमेशा सच बोलते थे, इन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। श्री चंद्रावली नाटिका 1836 में प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया, यानी प्रेम और भक्ति का आदर्श रूप। आदर्श मतलब जो प्रेरणादायक हो, जो समाज को अच्छे मार्ग पर लाने वाला हो, मार्गदर्शन करने वाला हो। विश्वोत्तम 1876 भाण, ये देसी राजाओं के कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया। यानी जो देसी राजा थे अपने स्वार्थ के लिए, यानी अपने राज्य को या क्या समझते थे, अपना देश समझते थे। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं था। भाई दूसरा राजा पर आक्रमण कर रहा है, कोई मुस्लिम कर रहा है या कोई अंग्रेज कर रहा है, तो ये बस मेरा राज्य बचा रहे, उससे मुझे कोई लेना देना। तो एक राष्ट्रीयता था, ये बहुत ही सीमित शब्द होता था। मतलब राष्ट्रीयता, ये लोग राष्ट्र को अपना राज्य राष्ट्र समझते थे। राष्ट्रीयता शब्द इनके लिए बहुत ही सीमित शब्द था। भारत दूरदर्शा, तो 1800 नाट्य राष्ट्रक दूरदर्शा था, मतलब नाम से ही प्रतीत होता। तो भारत की उस समय क्या दूरदर्शा होती, बलि प्रथा थी, जाति प्रथा थी, क्या है घूंघट था, जो बाल विवाह थी, विधवाओं को सताने की थी, विधवाओं को क्या है सती प्रथा थी। तो ये तमाम हमारे समाज में उस समय एक समस्याएं थी। भारत की बड़ी दयनीय स्थिति हुई थी और ये इतनी बुराइयां फैली हुई थी। जाति पाति के नाम पर लोगों में भेदभाव था, ऊंच नीच के नाम पर, धर्म के नाम पर महिलाओं को अत्याचार किया जाता। बड़े घर की महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रखा जाता था कि वो अपने दम पर कुछ ना कर सके, भाई वो चार दीवारी में कैद रहे। जो छोटी महिलाएं थी, मतलब कि छोटी मतलब ये नहीं कि वो आकार में, कहने का मतलब जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर थी, तो उन पर और अत्याचार करते, समाज की कुछ कुदृष्टि रहती थी। तो इस तरह से अंग्रेजी राज्य में भारत की दशा का चित्रण किया गया है। ये नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। प्रबोध चंद्रोदय है, ये प्रतीकात्मक यानी प्रतीक के माध्यम से इसका सहारा लिया गया है। नीलदेव 1881 गीति रूपक है। पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वर्त लेकर लिखा गया। इसमें भारतीय नारी के आदर्शों की ममता का प्रतिपादन किया गया है। कहने का प्राय है कि जब हिंदुओं पर मुसलमान आक्रमण कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, सेना लेकर चढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें ऐतिहासिक रूप से नाटक लिखा गया। और भारतीय नारी के आदर्श, यानी भारतीय जो नारी थी, क्या होता था कि जैसे राजा आपस में आक्रमण करते थे, जिस राजा जब पत्नी को ये पता चलता था कि मेरे पति की हत्या की गई है, नहीं मार गया, युद्ध में मर गया, तो वो क्या करती थी, दाह संस्कार कर लेती, अपने आप को अग्नि में न्यौछावर कर देती, कहने का आत्महत्या कर लेती थी। क्यों करती थी? क्योंकि उस समय के जो राजा थे वो उन रानियों को महिलाओं अपने महलों में ले आते थे और उन्हें कैद करके रखते थे और अपनी पत्नी बनाकर रखते थे बिना उनकी मर्जी के। तो इस तरह का अत्याचार ना हो, इसलिए महिलाएं अपने आप को सती कर लेती थी।
अंधेर नगरी 1881 प्रहसन 6 दृश्य हैं। ये प्रश्न बहुत आता है कि इसमें कितने दृश्य हैं, 5 है 4 है। तो दृश्य आप अब बारीकी से प्रश्न बनने लगे हैं। तो याद रखें अंधेरे नगरी में कितने हैं, 6 दृश्य। प्रहसन मतलब मजाक के द्वारा इसमें समझाया गया है। इसमें भ्रष्ट शासन तंत्र का व्यंग्य किया गया। प्रेम जोगिनी 1875 नाटिका है। ये क्या है, नाटिका है। सती प्रथा 1883 गीति रूपक है। इसमें अधूरा नाटक माना जाता है और इस नाटक को बाद में राधा कृष्ण द्वारा पूरा किया गया। तो ये अधूरे नाटक हैं या रचनाएं बहुत अच्छी आई जाती हैं, जैसे कि आप मानते हो मंगलसूत्र है, वो कृष्णचंद्र पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके पुत्र ने बाद में से अमृत राय ने पूरा किया था। ठीक है, तो ये बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं, जैसे इरावती अधूरा है। तो बहुत ऐसी रचनाएं हैं जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के आलोचनात्मक में इतिहास, वो भी अधूरा है, लेकिन वो उसको किसी ने पूरा नहीं किया। वो भक्ति काल तक ही लिखा गया, बाद में उसे किसी ने नहीं लिखा। लेकिन इन्हें क्या है, अधूरा नाटक सती प्रथा इन्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस नाटक को किसने, राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। तो ये कुछ यूनिक बातें होती है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। मैं आपको बता दूंगी कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, महत्वपूर्ण है। काव्यगत रचनाएं, इनमें सुमंगती, संगारिता, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश, प्रकृति के विभिन्न संदर्भ को लेकर विपुल परिणाम में काव्य रचना की। इनके द्वारा रचित कुल संख्या 75 मानी गई है। अब देखो भाई ना, 70 मानी गई है। आपने थोड़ी देर पहले बढ़ा, इन्होंने कुल रचनाएं किसने की है, 175 की हैं। कुल रचनाएं भारतीय हरिश्चंद्र की कितनी है, 75। लेकिन याद रखेंगे काव्य रचनाएं यानी गद्य पद्य के माध्यम से, जो पद्य के माध्यम से है, काव्य के माध्यम से, वो इनकी 70 है। बाकी कुल 75 है। काव्य के माध्यम से इनकी रचनाएं कितनी है, 70 है। जिसमें आप देखेंगे प्रेम विलाप, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, ये प्रेम प्रेमाया, वो क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। गीत गोविंदानंद, विनय ग्रंथावली, प्रेम फुलवारी, बकरी विलाप। बकरी इनका बहुत महत्वपूर्ण है। बकरी विलाप से प्रश्न बनते हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। प्रबोधनी, धन्य विलाप, विजयवल्लरी 1881, विजय विजयंती 1882, दशरथ विलाप, प्रात समिरन, वैशाख महात्म्य, वीर पुनाष्टक, वर्षा विनोद 1880, फूलों का गुच्छा 1882, भक्ति सर्वस्व। तो इस प्रकार से इनकी ये क्या, बंदर सभा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उर्दू स्वापा भी, फूलों का गुच्छा भी बहुत है। फूलों का गुच्छा किस भाषा में है, फूलों का गुच्छा ब्रज के स्थान पर, यानी पहले क्या ब्रज में था, बाद में खड़ी बोली में। तो इनकी प्रबोधनी रचना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाली रचना, ये काफी बार पूछा गया। इनकी कौन सी रचना है जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, मतलब अंग्रेज प्रॉफिट कमा रहे थे भाई, लाभ कमा रहे थे, उनके तरह तरह के वस्त्र बनाए जा रहे थे। हमारे तो काट, ये जो काटते हैं ना सूती, ये बनते थे, लेकिन वो उस समय क्या है, जैसे बहुत सी ऐसी वेराइटी, लाइनोल है, और भी वेराइटी है, तो वो लेकर आ रहे थे, लोग भारत के खरीद रहे थे। तो जब क्या कोई बेचेगा, जो बिजनेस करेगा, प्रॉफिट ही है, लाभ किसको जाएगा, जो बेचने वाला, जो व्यापार करने वाले को। तो उस समय अंग्रेज क्या है, व्यापार कमा रहे थे और हमारा देश और भी गरीब से गरीब होता जा रहा था। दशरथ विलाप में फूलों का गुच्छा रचना ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली का हिंदी अनुवाद हुआ है। तो पहले तो क्या है, ये ब्रज भाषा में थी, बाद में क्या है, खड़ी बोली में होगी, यानी इनका अनुवाद कर दिया गया खड़ी बोली में। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते बनते। इनकी काव्य रचना भारतेंदु ग्रंथावली प्रथम भाग में संकलित किया गया। भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य एवं उत्तरार्ध, भक्तमाल आदि ग्रंथ इनकी प्रसिद्ध भक्ति भावना से ओतप्रोत क्या है, रचनाएं, ग्रंथ है। देवी छदम विलातन में जिला कृष्ण में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपन्यास, अमीर, नाटक, सुलोचना है, रामलीला, सिलवती, सावित्री, ये क्या है, इनके उपन्यास हैं। क्या है, अमीरठ उपन्यास है, सुलोचना भी उपन्यास है, रामलीला भी, सिलवती भी, सावित्री चरित्र, ये सारे क्या है, इनके उपन्यास हैं। तो हमने नाटक पढ़े, उपन्यास पढ़े, और मौलिक और अनुदित हमने दोनों नाटक पढ़ लिए हैं। इनका जन्म काल पढ़ा हमने। तो अब पढ़ेंगे इनके निबंध।
तो निबंध में बता दूंगी कौन सा महत्वपूर्ण है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी यहाँ पे लगा ले, बहुत बार पूछा गया है। सब जाति गोपाल की मित्रता, मित्रता भी इनका महत्वपूर्ण है। सूर्योदय, जयदेव, बंग भाषा की कविता और कश्मीर सुषमा और बादशाह, ये भी इनके काफी महत्वपूर्ण। ये इतिहास ग्रंथ है, इन नाम से ही पता चल रहा है कि बादशाह के बारे में वर्णन होगा, तो इतिहास से संबंधित। कश्मीर भी हमारा ऐतिहासिक स्थल है, तो वो इतिहास के बारे में होगा। निबंध आप बीती जग बीती महत्वपूर्ण है। सब जनजाति गोपाल की मित्रता, ये महत्वपूर्ण है। सूर्योदय, जयदेव भाषा की, बंग भाषा की कविता, तो ये देखेंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतेंदु के बारे में विशेष तथ्य, इन्हें गद्य साहित्य में जन्मदाता माने जाते हैं। इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समस्या पूर्ति कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। अब क्या है, कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। ये प्रश्न आएगा कि कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। और ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? समस्या पूर्ति, यानी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना, उनकी तरफ क्या सरकार का और जो मुख्य लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना, इनकी क्या है, समस्या रही है, इनका उद्देश्य रहा है। इनके द्वारा 1873 में तदीय समाज की स्थापना की। बार प्रश्न बनता है, तदीय समाज की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। कब की गई? 1873 में की गई। 1873 में किस समाज की स्थापना हुई? तदीय समाज की स्थापना हुई, तो ये याद रखेंगे। इन्होंने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी, लक्ष्मण पात्र की भूमिका निभाई। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन से नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जानकी नामक नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। अब क्या है, ये पूछा जाता है किसके द्वारा रचित नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी? तो जानकी मंगल के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, यानी शीतला प्रसाद त्रिपाठी के जानकी मंगल नाटक में इन्होंने सर्वप्रथम लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ये किस नाम से रचना करते थे? तो ये उपनाम इनका क्या है, रसा नाम से भी लेखन कार्य करते थे। किस नाम से? रसा नाम से भी करते थे। तो ये कई बार प्रश्न बना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नाम से अपनी रचनाएं लिखते थे? तो रसा नाम से। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की, तो इन्होंने क्या किस में दीक्षा ग्रहण की? पुष्टि मार्ग में। किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, आप सभी जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने मातृभाषा, राष्ट्रभाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी एमपी लगा लेंगे। बार बार प्रश्न बनता है कि ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और ये मातृभाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में इन्होंने बोला है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इसके अल्पायु में ये भी प्रश्न बनता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस वर्ष की आयु में ही रचनाएं लिखने लगे? तो मात्र और मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में कविताएं लिखनी शुरू। हमारे यहाँ तो 11 साल के बच्चे क्या है, आजकल हम खाना अपनी मम्मी से मांग कर खाते हैं, खुद खाना। और ये उस समय की देखो कितना टैलेंट होता था। 11 की अल्पायु अवस्था में इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उसके अवस्था में परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए थे। उसी यात्रा में परिचय बंगला साहित्य की नवीन प्रवृत्ति से हुआ। अपनी अति उदारता के कारण फिर पूर्वजों की संपत्ति लुटाकर दरिद्र हो गए। जीवन के अंतिम दिनों में साहित्यिक दुखियों की सहायता करते रहे। कहने की ये उदार था, ये कोमल हृदय था इनका, जो अपने पूर्वजों से जो प्राप्त संपत्ति थी इन्होंने मतलब कि ये बांट दी गरीबों में, और ये गरीब हो गए। और बाद में क्या है, ये दीन दुखियों की तरह जीवन यापन करने लगे थे, जीवन काटने लगे थे। तो इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख कथन है, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। क्या बोला है देखेंगे। आचार्य रामचंद्र केवल नर प्रकृति के कवि माने जाते हुए इनमें बाह्य प्रकृति अनेक रूपों के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। मतलब ये नर प्रकृति के, नर मतलब कि नर है जैसे इंसान से लेकर
मानव से लेकर ये बोला लगा कि नर प्रकृति की केवल केवल नर प्रकृति के मानव प्रकृति के कवि माने गए। इन्होंने बाह्य प्रकृति का अनेक रूप है उनका हृदय का सामंजस्य, यानी जो बाह्य प्रकृति जैसे पेड़ पौधे उनके बारे में रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि उनके बारे में इन्होंने बहुत कम लिखा है, व्यक्ति के बारे में इन्होंने ज्यादा लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे जीवन और साहित्य के बीच में जो विच्छेद बढ़ रहा है उन्होंने दूर किया। इस साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। कहने मतलब ये जो कि समाज में बुराई थी उन्होंने उसको दूर करने का प्रयास किया है। तो देखिए भाई, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे जीवन और साहित्य के बीच में जो विच्छेद बढ़ रहा है उन्होंने जीवन और साहित्य, लोगों का रुझान क्या साहित्य के प्रति नहीं था, रुझान साहित्य से कम होता जा रहा था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने लोगों का साहित्य के प्रति जागरूक किया है, उनको उनकी तरफ रुझान किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य से भारतीय दोषी कला का विशेष माधुर्य, यानी प्राचीन और नवीन जब प्राचीन और नवीन का इन्होंने सुंदर सामंजस्य किया है। सामंजस्य इनका महत्वपूर्ण क्या है गुण रहा है, ये हर एक में सामंजस्य कर लेते थे। तो देखो भाई, अभी मेरा गला खराब, गला छिलने लगा है। बाकी देखो सारे बहुत से ऐसे नोट्स है, देखो बहुत ज्यादा है, विस्तार से देखेंगे तो ये सारे ही नोट्स क्या है आपको पूरे विस्तार से 0 से लेकर 100 तक यहाँ तक ये हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो मात्र 499 रुपए देकर आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। 90 68 68 49 54 पर इसे ये नहीं कि ये सिर्फ नेट में ही काम आएंगे, इतना सस्ता कोर्स है। लेकिन आपके नेट जीआरएफ के साथ साथ आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जल्दी हरियाणा में आने वाली, वहां भी काम आएंगे, चाहे राजस्थान में। असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप कहीं का दे रहे हो, सब में ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नोट्स प्राप्त करने के लिए 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। और जल्दी टीजीटी पीजीटी की क्लास लेकर भी शुरू करने वाला, लगभग 10 जुलाई से टीजीटी पीजीटी की क्लास शुरू हो जाएंगे। जो एमआरएस एनवीएस एडिटर प्लस बी की एस्टेट की तैयारी कर रहा है तो वो पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता कोर्स होगा। कंटेंट ऐसा होगा पूरे जी जान से, उसको मैं तैयार कर रही हूँ। बहुत जल्दी आपके सामने इसका भी कोर्स, टीजीटी पीजीटी का कोर्स भी आपके सामने आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।